नमस्कार साथियों, ठकुरीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वीडियो के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो का जो एग्जाम 2018 में हुआ था, उसका री एग्जाम 17 और 18 जून को होना संभावित है। हो सकता है 17-18 जून में ये एग्जाम आपका हो जाए। इसी के दृष्टिगत हम इसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट का आपको पता ही है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है और रीजनिंग है। हिंदी में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता भी है और जीके जीएस। तीनों पार्ट जो है 50-50 क्वेश्चन होंगे, तीनों के टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। और जो सबसे अहम बात रहेगी इसमें, वो रहेगी इसकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा उसके दंड स्वरूप। तो हमें इसमें विशेष सावधानी बरतनी है। जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहा है उसे अटेम्प्ट करना है, अन्यथा की स्थिति में उसे छोड़ देना है। तो इसकी तैयारी शुरू करते हैं। और इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट की एक क्लास रोजाना उपलब्ध करवाई जाएगी और विश्वास रखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और वो भी अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो विषय रहेगा इसमें हमारा वो रहेगा हिंदी। हिंदी में जो पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, कौन सा वर्ण किस टाइप का है, कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर, उनके स्थान के आधार पर और कई आधारों पर इनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, मूर्धन्य है। इस तरीके से इस कन्फ्यूजन को आज हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं, जिसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना है बस। और आपको करना क्या है इसके लिए कि आप इस वीडियो को लगातार देखिए बिना स्किप किए लास्ट तक, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण हैं यानी अक्षर हैं, उनका जो व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो है इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो भाई साहब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं आपके 52। याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। हम आ से लेके यानी तक काउंटिंग कर लेते हैं और हमारी काउंटिंग हो जाती है गलत, क्योंकि ये 52 नहीं बैठते हैं। तो 52 किस तरीके से होंगे इसे काउंट कर लेते हैं। तो इसमें जो स्वर होते हैं 11 और भाई साहब आपके व्यंजन होते हैं 33। तो स्वर और व्यंजन के अलावा और भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इसमें संयुक्त व्यंजन और होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। और भाई साहब द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या होती है वर्णमाला में 2। और भाई साहब अनुस्वार होता है 1 और 1 होता है विसर्ग। सबको जोड़ें 11 और 33 44 और 4 48, 48 और 4 52, 52 टोटल हो गया टोटल। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, इनको हम डिटेल में जानेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्वर। ये स्वर क्या होते हैं? स्वर, तो स्वर हम कहते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। अभी देखिएगा, अभी ट्रिक आने वाली है अभी, जो मैं आपके जिस बारे में जिक्र कर रहा था। पहले इसे पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में कि ये सब क्या है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कहलाते हैं।
अब स्वर हमने आपको बताया कि 11 स्वर हैं। अब 11 कौन कौन से हैं? तो भाई साहब ये 11 होते हैं आपके अ आ ए ई ओ ऊ ऋषि ए आई ओ और औ। अंग और अह जो होते हैं ये स्वरों में नहीं आते हैं। तो टोटल स्वर कितने हैं? ये 11। 2 4 6 8 10 और 11। ठीक है, ये स्वरों की बात हुई। दूसरा व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो लिख देंगे स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। एक काम और करिएगा आप कि कॉपी और पेंसिल साथ में ले लीजिएगा और इन्हें साथ के साथ नोट करते चलिएगा। बहुत ही आनंद आने वाला है इस क्लास में आपको। इस तरह की क्लासें आपको रोजाना उपलब्ध होंगी। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन जो है कितने हैं? 33। 33 कौन कौन से हैं? 3 तरह के हैं भाई साहब ये। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये क्या होते हैं? क से लेके म तक के जो व्यंजन हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या कितनी है? 25। दूसरे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये कितने हैं? कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। टोटल कितने हैं ये? 4। और अगले हैं ऊष्म। इसमें आते हैं स और ह। टोटल कितने हुए? 4। कितने हो गए ये सब? 33। हमने अभी पढ़ा है व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं ये हमने अभी जान लिया। ठीक है, तो स्वर 11 और व्यंजन 33। ठीक है, अब हम इन्हें स्थान के आधार पर जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है और स्पर्श व्यंजनों में जो इनके स्थान होते हैं, कंठ है, तालव्य है, ये किस तरीके से होते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं आसानी से। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके स्थानों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालव्य, फिर तीसरा होता है मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य, फिर कंठतालु, कंठ तालु, फिर कंठ ओष्ठ, कंठ तालु के बाद कंठ ओष्ठ, फिर दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ और फिर नासिक्य यानी नासिका से बोले जाने वाले, नासिका की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है इनका क्रम। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक्य। ठीक है, एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे इन्हें तो आसानी से याद हो जाएंगे। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, फिर कंठतालु, फिर कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ और फिर नासिक्य। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 9 हो गए। ठीक है, चलिए अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रखने हैं हमें ये। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमने बताया कि ये होते हैं क से लेके म तक। क से म तक तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है क वर्ग, फिर च, फिर ट, फिर त और फिर प। ये 5 वर्ग होते हैं। और ये 5 वर्ग कैसे हैं? क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। इसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
और म, सब में लास्ट में नासिक के व्यंजन आता है। इस तरीके से ये 5 वर्ग, ऐसे बोलते हैं क वर्ग, इसे बोलते हैं च वर्ग, इसे बोलते हैं ट वर्ग, ये त और ये प वर्ग। इस तरीके से 5 वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजनों के, और इन्हें एक क्रम से लिख देते हैं। कंठ में आता है क वर्ग, तालव्य में आता है च वर्ग, मूर्धन्य में आता है ट वर्ग, दंत्य में आता है त वर्ग, और ओष्ठ में आता है प वर्ग। अब ये हो गए आपके 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्वरों को लेते हैं। स्वर हैं आपके पहले अ आ, तो इसमें आएंगे, इन्हें इस तरीके से एक लाइन खींच सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आ गई। अब स्वरों को ले लेते हैं इसमें, तो अ आ इसमें आ जाएगा, ए ई इसमें आ जाएगा, और फिर आएगा इसमें ऋषि, उ नहीं आएगा। या ऐसे करते हैं पहले कि उ जो है हमारा वो ओष्ठ में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ आ ए ई फिर उ, और ऋषि को वापस लौट करके इसमें लिख देंगे। फिर कंठ तालु ए ऐ, और यहाँ पे ये ओ औ। ठीक है, कंठ ओष्ठ में है इस तरीके से। समझने के लिए लाइन खींच दे, इससे क्या समझ में आ सके कौन सा किस में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे 11 स्वर जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। अभी तो आपके और बचे 25 तो ये हो गए और 11 ये हो गए। तो अब लेते हैं हम अंतःस्थ। अंतःस्थ क्या है, यर ल वो, तो इन्हें यहां से शुरू करते हैं तालव्य से, य र ल, और आपका जो व आता है वह आता है दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में आता है आपका व। इस तरीके से ये 4 आपके अंतःस्थ आ जाते हैं। और जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं वो यहां से शुरू करते हैं स स और ये ह, ये आ जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। और अभी आपके अनुस्वार बचा और विसर्ग बचा। तो अभी नासिका में भी बचा है दंतोष्ठ जो होता है इसमें ब आता है और इसके साथ फ भी आता है, ये वाला फ, फारसी वाला जो होता है, इसमें बिंदी लगी रहती है यहाँ पर। और जो नासिक के होते हैं, अभी हमने पढ़ा 5 वर्गों में नासिक के व्यंजन पर समाप्त होते हैं। क वर्ग जो होता है ये अंगा पर समाप्त होता है, ये और ये 5 व्यंजन जो हैं ये कैसे हैं, नासिक के व्यंजन हैं। तो ये नासिक में आएंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपके 2 बचे, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। टेबल आप इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताई है, तो आप इसे कभी भी खोल के देखेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अनुस्वार जो है वो नासिक में आता है और विसर्ग जो है वो कंठ में आता है। ठीक है, और बचे आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला ड और ढ। तो ये वाले जो दोनों व्यंजन होते हैं आपके, ये मूर्धन्य में आते हैं, मूर्धन्य। इस तरीके से आपके जो है वामन वर्ण का ये स्थान के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है। पहली बार देखने में थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी टेबल, लेकिन 2 बार आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये देख लेते हैं दोबारा। जो स्पर्श व्यंजन है, पहले क च ट त और प, 5 वर्ग लिख देंगे। फिर स्वरों को लिखते हैं अ ई, फिर 2 स्थान खाली छोड़ देंगे, उ ए ऐ और ओ, और ऋषि को लौटा के यहाँ पे लिख देंगे। जो अंतःस्थ हैं तालव्य से शुरू करेंगे, य र ल, और 3 स्थान छोड़ करके फिर व। और जो ऊष्म व्यंजन है तालव्य से ही शुरू करेंगे, स और कंठ में लिखेंगे ह। और फ जो है ये अलग से है कि ये इन वामन में शामिल
नहीं है, ये ध्यान रखना। 53वां वर्ण है ये, हिंदी का नहीं है, ये फारसी भाषा का, अरबी फारसी का। और नासिक्य में आएगा ये आपका नासिक्य में आएगा ये वाला ए, न और म और अनुस्वार, ये आते हैं आपके नासिक्य में। विसर्ग आता है कंठ में, और ड और ढ ये आते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन में। ठीक है, इस हिसाब से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और इसमें आगे जो और आता है वो है इन व्यंजनों के और आधार हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर भी इन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो वो किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। स्वर तंत्री यानी हमारा जो स्वर है उसमें कंपन के आधार पर जो इसके प्रकार हैं उन प्रकारों को जानते हैं। कौन कौन से हैं इसके प्रकार, किसके आधार पर? स्वर तंत्री में इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में आएगा कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार बताइए। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका अघोष, एक होता है सघोष, एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अभी जो टेबल बनाई थी उस टेबल से और चारों इनसे आपका एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। इसमें भी इसे एक ट्रिक से जान लेते हैं कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष जो होते हैं वो किसी भी स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। और स ये अघोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, और इसका ह और सभी अंतःस्थ व्यंजन य र ल व और सभी स्वर ये कैसे होते हैं? सघोष। ये पहला दूसरे का चक्कर क्या है? जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ अ। अब यहाँ पे 5 अक्षर हैं तो इसे बोलेंगे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसके जो पहले 2 वर्ण हैं क और ख ये कहलाएंगे आपके अघोष, और 3 4 5 यानी ग घ ङ ये क्या कहलाएंगे? सघोष। और ऊष्म व्यंजनों में स ये अघोष है और ह सघोष है। अंतःस्थ चारों के चारों सघोष हैं और स्वर भी सघोष हैं। ठीक है। और जो अल्प प्राण महाप्राण हैं इनमें लिखते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। जो विषम स्थानों वाले जो वर्ण हैं वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और इसमें आते हैं आपके य र ल व और सभी स्वर। और जो महाप्राण हैं इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं स और ह। इस वर्ग से देखें तो क और ग और ङ ये कैसे हैं? अल्प प्राण हैं। और ख और घ ये कैसे हैं? ये महाप्राण हैं। ठीक है। तो ये आपका आधार हुआ स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। और एक स्वरों का वर्गीकरण और किया जाता है, वो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे आपको करवा देता हूं। केवल स्वरों के लिए है, समृत, विवृत, और 4 प्रकार हैं इसके। पहला है आपका समृत। इसमें से कई बार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी किया तो उसमें इस पर क्वेश्चन कई बार मिले देखने के लिए, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। समृत, अर्ध समृत, और अगला है विवृत और अर्धविवृत। समृत, अर्धसमृत और विवृत और अर्धविवृत।
इन चारों आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा स्वर किस में आता है? इस हिसाब से जो अ है वो अर्धविव्रत है और आ है वो विव्रत है। यहां से शुरू करते हैं। और ए ई उ ये समव्रत स्वर कहलाते हैं। ए ई और उ ये कैसे कहलाते हैं? समव्रत स्वर। ए जो है वो अर्धसमव्रत है और ऐ जो है वो अर्धविव्रत है। ओ जो है अर्धसमव्रत है और औ जो है वो अर्धविव्रत है। ठीक है। और आपका जो ओ आता है इस तरीके का, ये किस में आता है? अर्धविव्रत में। ये वर्गीकरण हमने पढ़े और भी कुछ बचते हैं, इन्हें अगली क्लास में देखेंगे। अभी ये जो हमने क्वेश्चन, जो हमने थ्योरी लिखी है, इस आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को एक नज़र में देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, और भी कई सारे जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं उसे देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में जो आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। संयुक्त व्यंजन है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी अ और ऑप्शन डी ण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्पर्श व्यंजन है ढ और ये ड़, ढ और ढ, ये दोनों कैसे हैं? द्विगुण व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञान और एक ये श्र। ये चारों क्या कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या आंसर हो जाएगा इसका? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं उन्हें, अकारांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो छ है, क्षेत्र ज्ञान वाला छ, छ किसके योग से बना है? कौन कौन से? ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है, किस किस के संयोग से बना है ये हमें बताना है। छ किस किस के योग से बना है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको ए बी सी डी करके, ए बी सी और ये डी। 4 ऑप्शन है आपके। तो इनमें जो 4 ऑप्शन है, पहला क और श के योग से, दूसरा क और च के योग से, तीसरा क और छ के योग से, और चौथा भी कुछ लिख सकते हैं क और श के योग से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पेपर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है और ये कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वर्णमाला में आता है। छ किसके योग से बना है? तो भाई साहब ये बना है क और पेट चीर स के योग से। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? अयोगवाह, अयोगवाह 2 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। एक तो अंग होता है और एक अह होता है। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के इन्हें नोट करते चले, जिससे कि परीक्षा के टाइम पे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा आपकी वीडियो तो उपलब्ध है ही, बार बार देख सकते हैं, लेकिन जल्दी रिवीजन करना हो तो आप नोट से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो देखने में आपको टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि मूर्धन्य व्यंजन बताइए।
तो स्पर्श व्यंजनों में 5 पढ़े थे हमने, कौन कौन से याद रख करेंगे एक बार। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन बताइए। आपको 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। ग और घ, ज और झ, और ड और ढ, और प और फ। तो वो क्रम याद करेंगे। पहले हमने जो सारणी बनाई थी, पहले था कंठ, फिर तालव्य, पहले कंठ था, फिर उसमें तालव्य था यानी तालु, फिर था मूर्धन्य। तो इसमें जो कंठ में था क वर्ग, इसमें च वर्ग और इसमें था ट वर्ग। तो मूर्धन्य में जो आता है हमारा कौन सा आता है, ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और अण। ड और ढ 2 वर्ण आ रहे हैं हमारे, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घोष वर्ण कौन सा है इसमें से। घोष वर्ण है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको इसी प्रकार, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है आपके ख और च और म और ठ। घोष वर्ण बताना है आपको। घोष का मतलब है कि जो सघोष है उसे हम घोष कह देते हैं। अपने 2 प्रकार पढ़े हैं, अघोष और सघोष, और 2 अल्पप्राण और महाप्राण। तो जो सघोष है उसे हम क्या कह देते हैं, घोष। अब सघोष क्या होता है ये याद करेंगे, इसे हमने अभी पढ़ा है। सघोष किसी भी वर्ग के कौन कौन से व्यंजन होते हैं, सघोष याद करेंगे, बताइए। जो तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण जो होते हैं वो कहलाते हैं सघोष। तो ये तो दूसरा वर्ण है क वर्ग का, ये च वर्ग का पहला है, और प वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो ये हो जाएगा हमारा। और ये ट वर्ग का दूसरा है, ट ठ दूसरे नंबर पे आता है। और ये आता है प, फ, ब, भ, म, माफ कीजिएगा तीसरा नहीं 5वां है, नासिक्य में आता है। तो ये कौन सा वर्ण हो गया, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे है, तो कौन सा है ये, सघोष है। अगला है, आपको हिंदी वर्णमाला में क्रम बताना है। छ जो है आपका, इनमें से किस वर्ण के बाद आएगा, छ किस वर्ण के बाद आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, ए, बी, सी और ये डी। क और छ और त्र और ज्ञ। हमें बताना है कि जो छ है वो किस वर्ण के बाद आएगा वर्णमाला में। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छ जो है वो किस किस वर्ण से मिलकर के बन रहा है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि छ जो बनता है क और स के संयोग से बनता है, तो किसके बाद आना चाहिए, क के बाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको कि अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी करके, अ, ज, ह और स। अघोष बताना है। अभी हमने पढ़ा है अघोष कौन 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 से वर्ण होते हैं, किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और स स स ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अभी हमने पढ़ा है 1, 2 और स स स ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा है, स हमें मिल रहा डायरेक्ट ही, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स। अगला क्वेश्चन है कि
क ग ऐसे बिंदी लगाते चलेंगे, ज फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका आंसर आपका होगा, किसकी हैं ये ध्वनियाँ? ये हैं अरबी फारसी की, ये ध्यान रखना है। इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। कौन सी भाषा की ध्वनियाँ हैं ये? अरबी फारसी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये कौन सी लिपि होती है? याद करिए, ये होती है भाई साहब देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि देवनागरी लिपि में अनुस्वार हैं, कितने हैं अनुस्वार? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? अनुस्वार एक है। ये कौन सा है? ये अंग, और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो अनुस्वार कितने हैं देवनागरी लिपि में? एक। अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण महाप्राण से क्वेश्चन आता है कि इसमें अल्पप्राण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अल्पप्राण है। पहले याद कीजिए कि अल्पप्राण क्या वर्ण होते हैं। अल्पप्राण झ, छ, अणा और फ। अल्पप्राण जो होता है क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो इसमें कौन सा है वर्ण? पांचवा वर्ण नासिक के ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन अड़ा हो जाएगा। च, छ, ज और झ, ये चौथा वर्ण है तो ये तो नहीं होगा, और ये दूसरा, ये भी नहीं होगा। ये दूसरा है प वर्ग का, प और फ दूसरा था तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? अड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्श व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? पढ़ चुके हैं ये, बताएंगे कितने आधार पर बांटा गया है? उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक ध्वनि आपको पता ही है, स्पर्श व्यंजनों में जो पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। उनका सही क्रम पूछा गया है। तो सही क्रम आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मैं डायरेक्ट ही सही क्रम लिख देता हूँ। सबसे पहले क वर्ग में आता है अ, य, ण और न और म। ठीक है। इसी तरीके से आते हैं, ये क वर्ग में आता है, ये च, ये ट, ये त और ये प। ठीक है। इस तरीके से इनका सही क्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द, ये भोले बाबा वाला शंकर नहीं है, ये है हाइब्रिड वैरायटी आती है ना आपके, बाजरा की, गेहूं की, सबकी हाइब्रिड वैरायटी है, तो वर्ण भी हाइब्रिड हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा इसका, संकर शब्द क्या होता है? जैसे हाइब्रिड वैरायटी होती है, दो बीजों का जो मिश्रित रूप होता है वो हाइब्रिड बीज होता है। ये भी हाइब्रिड वर्ड क्या होता है? दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनता है
वो क्या कहलाता है? संकर शब्द। तो दो भाषाओं से बना शब्द क्या कहलाएगा? ये संकर शब्द कहलाएगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? संकर शब्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको अभी करवाए जा रहे हैं। इसके बाद जब हमारे पास बाद में टाइम बचेगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और भी मॉडल पेपर से इसका रिवीजन और ज़्यादा करवाया जाएगा बाद में। जो ज्ञ होता है, लास्ट वर्ण ज्ञ, इसे कैसा वर्ण माना जाता है? ध्यान करेंगे किस वर्ण में पढ़ा था हमने। देखिए 4 वर्ण पढ़े थे हमने संयुक्त व्यंजन में। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञान और एक ये श्र। ये कैसे वर्ण पढ़े थे हमने? संयुक्त वर्ण। तो इसमें ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त, और वो भी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हिंदी शब्दकोश में आपको क्रम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन और आ जाता है इस तरीके से कि हिंदी शब्दकोश में शब्दकोश बोले तो अंग्रेजी में डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश में अंग अनुस्वार जो है वो किस वर्ण के बाद आएगा? किस वर्ण के बाद आएगा? दिमाग लगाएं थोड़ा सा, बताएं किस क्रम वर्ण के बाद आना चाहिए। हिंदी शब्दकोश में जो अंग है वो किस वर्ण के बाद आना चाहिए? ये आता है आपका अ के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और ऐ, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? बताएंगे क्या कहलाते हैं ये? स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ कौन से क्रम में लिखे थे हमने, ये ध्यान करेंगे। ए और ऐ वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंठ, तालव्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड और ढ, ड नहीं ड़ और ढ, ये जो है कैसे व्यंजन है? ये आंसर बताना है आपको। किसी ने तो आंसर सोच भी लिया होगा कि क्या आंसर है इसका। थोड़ा सा सब्र करो भैया, रुको ने, ऑप्शन दे रहा हूं तब बताना। उच्छिप्त और पार्श्विक, लुंठित और अनुनासिक। अब बताइए, सोच के रखा हुआ ना द्विगुण व्यंजन है? बिल्कुल सही है, द्विगुण व्यंजन है। लेकिन अब इनमें से बताइए कौन सा है? तो ये ड़ और ढ जो होते हैं इन्हें उच्छिप्त व्यंजन में रखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक शब्द आता है प्यास। प्यास में कौन कौन से वर्ण है हमें ये बताना है। वर्ण विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद नहीं करवा रहे भाई साहब, वर्ण विच्छेद। प्यास का वर्ण विच्छेद है, यानी कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसमें। एक तो आधा प आ रहा है इसमें। ठीक है, आधा प लिखा है हमने, फिर लिखा है हमने य, फिर आ रहा है इसमें आ, फिर आ रहा है इसमें स, और फिर स में भी क्या है अ। ये हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद। कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें स्वर अ अवश्य होता है, जैसे स, क, तो अ की ध्वनि जरूर आती है उसमें। हम क लिख रहे हैं तो क का वर्ण विच्छेद करेंगे क प्लस अ। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अगर हम नीचे के होठ का प्रयोग न करें, नीचे के होठ का
प्रयोग किए बिना किस वर्ण का उच्चारण कठिन है? ऑप्शन है आपके सामने ल, व, ध और ऑप्शन डी आपका ख। अब देखिए इसमें इन्हें आप रिकॉल भी कर सकते हैं और एक तरीका ये भी होता है कि बोल के देख लें ना, बोल के तो पता चल जाएगा नीचे वाले होठ का प्रयोग किस शब्द में हो रहा है। ल इसमें तो नहीं हो रहा, ध इसमें नहीं हो रहा, ख इसमें भी नहीं हो रहा, व इसमें प्रयोग हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? व। 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो एक लास्ट वही चौथा क्वेश्चन ऑप्शन बचा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि स के साथ, सलजम वाला स, इसके साथ ऋषि की मात्रा लगा दी जाए। ऋषि की मात्रा जोड़ें तो क्या होगा? स के साथ ऋषि की मात्रा जोड़ें तो क्या क्या बनेगा? कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, या यूपी टेट में आपको कई बार ऐसे पूछा गया कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी बताइए, तो स के साथ ऋषि की मात्रा मिलकर स्त्र बनता है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है, मैं आपको आंसर लिख देता हूं, इस तरीके से लिखा जाता है। आपको कई सारी गलत वर्तनी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देते हैं या ऐसे दे देते हैं, सब गलत है। कौन सा सही है?